नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से डेली बेसिस पे हम 40 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे सामान्य अध्ययन के। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, इस CBT 1 के एग्ज़ाम में 40 प्रश्न आपके GK GS के पूछे जाएंगे। तो इन्हीं 40 प्रश्नों की तैयारी कराने के लिए हम यह सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 40 MCQs की। इस सीरीज़ के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 40 सामान्य अध्ययन के बेहतरीन प्रश्नों को कवर किया करेंगे। तो यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यह जो हरिसेन था, इसके द्वारा इलाहाबाद का एक जो स्तंभ था, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी किसके द्वारा करी गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी हरिसेन ने ही की थी। तथा यह जो प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ है, यह आपको मिलेगा इलाहाबाद में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसका रचनाकार कौन है? तो हरिसेन ही है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तो यहाँ पे ये तीनों चोटियाँ हिमालय की हैं, इनमें से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलागिरी। धौलागिरी भारत में नहीं है, बाकी दोनों चोटियां आपको भारत में देखने को मिल जाएंगी। तो धौलागिरी कहाँ पर है? तो धौलागिरी आपकी नेपाल में देखने को मिल जाएगी। तो धौलागिरी कहाँ पर है? तो यह नेपाल में स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आप याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर भारत से गुजरती है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। बहुत बड़े एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट किया गया है, पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तथा यह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है ग्रीनलैंड? तो जो ग्रीनलैंड द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यह डेनमार्क के, किसके? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी। आप याद रखिएगा, न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आपको तीनों ही याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पहला कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो न्यू गिनी हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो बोर्नियो हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। वहीं जो न्यू गिनी है, यह कहाँ पर है? तो यह इंडोनेशिया तथा पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत आता है, न्यू गिनी द्वीप। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो न्यू गिनी द्वीप है, यह इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहीं जो बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर किन किन देशों का अधिकार है? तो बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन से ये देश हैं?
इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, इन 3 देशों का जो अधिकार है वो बोर्नियो द्वीप पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके उपचार के लिए जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसको मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिए कि जो मायोपिया होता है उसी को ही हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की जो वस्तुएं होती हैं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मायोपिया होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें होता क्या है, तो इसमें ये होता है कि जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है, इस दोष से पीड़ित होता है, उस व्यक्ति को पास की जो वस्तुएं होती हैं, पास की यानी कि जो निकट की वस्तुएं होती हैं उसको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं, दूर की वस्तुएं उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती। तो इसी दोष को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तथा इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बेस्टिल डे परेड प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित की जाती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेस्टिल डे परेड जो है प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह फ्रांस का जो है राष्ट्रीय दिवस होता है। बेस्टिल डे परेड जो होता है यह फ्रांस का जो है राष्ट्रीय दिवस होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, फ्रांस का यह राष्ट्रीय दिवस है बेस्टिल डे परेड। यह प्रतिवर्ष कब होता है, तो 14 जुलाई को यह सेलिब्रेट किया जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, 14 जुलाई को जो है बेस्टिल डे परेड को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो आप याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने नहीं करी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है किसी भी सेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब कब करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1938 का जो सेशन था हरिपुरा का, उसको होस्ट किया था, यानी कि उसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में आप याद रखिएगा, कांग्रेस का जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। वहीं कांग्रेस का जो 1905 का सेशन बनारस में होता है, बनारस का जो 1905 का सेशन था कांग्रेस का, उसकी जो अध्यक्षता है यह करी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वहीं जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने 1920 का जो स्पेशल सेशन हुआ था, आप याद रखिएगा, 1920 का कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वह करी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो विश्व के जो इम्पोर्टेंट संस्थान हैं इनके जो हेडक्वार्टर हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से प्रश्न प्रतिवर्ष हर एग्जाम्स में बनते हैं, रेलवे में भी आपके ये प्रश्न बन सकते हैं। तो जो विश्व आर्थिक मंच है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे कुछ डिटेल मैंने इसके बारे में लिखी हुई, इसको आप देख सकते हैं। जो विश्व आर्थिक मंच है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी जो स्थापना है जनवरी 1971 में की गई थी और इसके फाउंडर, इसके संस्थापक थे क्लास श्वाब। ये नाम आप याद रखिएगा, इसके फाउंडर कौन थे, तो क्लास श्वाब थे। तथा इसका जो हेडक्वार्टर है कोलोंगी नामक स्थान जो स्विट्जरलैंड में, यहीं पे जो है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। किसका, तो
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पर? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर तो उस अवधि के दौरान जो है दिन और रात की जो अवधि होती है भूमध्य रेखा पर बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है 100% सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मद्रास में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रिटिशों के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो ऑफिशियल रूप से बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी यह करी गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। तो कर्जन के समय ही जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर बाद में बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है? तो जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में, इसी दिल्ली दरबार में ही जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात करी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1911 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं बंगाल विभाजन किया कब गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। इस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसी में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी रखी गई है? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो आपकी न्यूनतम उम्र है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो आपकी 30 वर्ष है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा इसमें से है? तो आप याद रखिएगा, इसमें से जो पेट्रोलियम है, जितने भी आपके जैव ईंधन होते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी आपके अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, सौर ऊर्जा, बायोगैस और वायु ऊर्जा, ये तीनों आपके नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन इसमें से जो पेट्रोलियम या अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मासिन राम, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है कि भारत के किस राज्य में है? तो मासिन राम आपको मिलेगा मेघालय में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किम्बरले और प्रिटोरिया किस लिए प्रसिद्ध हैं? किम्बरले और प्रिटोरिया किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप याद रखिएगा, हीरा उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा उत्पादन के लिए। ये दोनों जो लोकेशन है आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की ये दो जगहें हैं जो अपने हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की ये दोनों जगहें हैं किम्बरले और प्रिटोरिया, ये अपने हीरा उत्पादन के लिए फेमस हैं। एशियाई विकास बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, मनीला, फिलीपींस के मनीला में आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना थी 1966 में की गई थी, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1966 में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एशियाई विकास बैंक है इसकी जो स्थापना है 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, राजस्थान की जो सांभर लेक है, सांभर झील है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सांभर। स्वराज पार्टी की स्थापना यानी कि स्वराज पार्टी का जो गठन है कब किया गया था?
तो आप याद रखिएगा जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन है जनवरी 1923 में किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिए किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था जनवरी 1923 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके जो है महामंत्री थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट करी गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब से यह स्कीम आई है, लॉन्च की गई है, मुझे लगता है कि हज़ारों बार एग्जाम में पूछ ली गई है। तो आप याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को। तो ये डेट एकदम एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए। 23 सितंबर 2018 को जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्टार्ट कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है 31 अक्टूबर को। इसी को जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 31 अक्टूबर का जो दिन होता है यह दिन यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती का दिन होता है तथा इसी दिन को जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। तथा इस ऑप्शन में दो डेट आपको याद रखनी है। एक डेट आपकी है 7 अगस्त की, हाल ही में यह डे मनाया गया है, और एक डेट आपकी है 23 अगस्त की। ये दोनों आपसे कंफर्म 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। 23 अगस्त का जो डेट है ये तो आपसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह पहली बार मनाया गया भारत सरकार के द्वारा। और यह पहली बार किस रूप में मनाया गया, तो यह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है पहली बार जो है 23 अगस्त का दिन मनाया गया है भारत के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा क्यों मनाया गया है, तो इसी दिन यानी कि 23 अगस्त के दिन ही जो हमारा चंद्रयान 3 था यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसी की याद में जो है हमारी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, हमारे देश के द्वारा जो है 23 अगस्त का जो दिन है अब से, यानी कि इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 100% आपके एनटीपीसी के परीक्षा में यह डेट पूछी जाएगी 23 अगस्त की, तो इसको आप याद रखिएगा। वहीं 7 अगस्त का दिन हम किस रूप में मनाते हैं, तो 7 अगस्त का जो दिन है इसको हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसी स्वदेशी आंदोलन की याद में जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। तो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, दोनों को ही आपको याद रखना है। दोनों ही आपके एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं 31 अक्टूबर का जो दिन है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है यह 1993 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1993। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह देश जहां शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था, उस देश का आपको नाम बताना है जहां पर शून्य आधारित बजट जो था पहली बार लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, यानी कि यूएसए इस बजट को लागू करने वाला पहला देश था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन। ये चीज़ आप याद रखिएगा। राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहा जाता है। तथा राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है वह कौन होता है,
तो उपराष्ट्रपति होता है। तो आप याद देखिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी कि ये राज्यसभा की सभी कार्यवाहियों का जो संचालन है उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो है हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो राज्यसभा होती है यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि इसको जो है विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, तो ये किसकी सहायता से अंधेरे में उड़ते हैं आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, जो चमगादड़ होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से, आप याद रखिएगा, ये चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से जो है अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही होता है। अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से ही जो चमगादड़ होते हैं ये अंधेरे में उड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपको बताना है एल्युमिनियम किसका अयस्क है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है कि जो एल्युमिनियम है यह किसका अयस्क है। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉक्साइट, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो सिनेबार यह पारा का अयस्क है। सिनेबार जो किसका अयस्क है, तो पारा का है। और कैलामाइन किसका अयस्क है, तो कैलामाइन जो है आपका जिंक का अयस्क है। इसके बारे में आप याद रखिए, कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। वहीं क्यूप्राइट जो है, क्यूप्राइट किसका अयस्क है, तो क्यूप्राइट जो है आपके कॉपर का अयस्क है। तो मैं आपको चारों को एक बार फिर से बता देता हूँ। और सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो है आपका हो जाएगा पारा का अयस्क। कैलामाइन आपका हो जाएगा किसका, तो कैलामाइन आपका जिंक का अयस्क है। इसके बारे में यहाँ पर कैलामाइन जो है जिंक का अयस्क है। वहीं बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का है और क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है। सार्क का मुख्यालय आपको बताना है कि यह कहाँ पर है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा, तो सार्क का मुख्यालय आपको मिलेगा नेपाल के काठमांडू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। काठमांडू में जो है सार्क का मुख्यालय है, इम्पॉर्टेंट है। सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना की गई थी, इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपको नेपाल के काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो सार्क है इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, मतलब इसके सदस्य देश कौन कौन से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी लोग का यह होमवर्क है कि आप सभी लोग बताइए कि जो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम बोलते हैं, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, उनको जो है आपको कमेंट बॉक्स में उन सभी का नाम आपको बताना है, इसके सदस्य देशों का, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो चेचक का टीका था इसकी खोज कब की गई थी। चेचक के टीके की जो खोज है यह कब करी गई थी आपको बताना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो चेचक था इसके टीके की जो खोज है यह करी गई थी कब, तो 1796 में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 1796 ईस्वी में जो है चेचक के टीके की खोज करी गई थी। किसके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर नामक जो वैज्ञानिक थे इन्हीं के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1796 में इस टीके की खोज करी थी किसने, तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लिख भी दिया सार्क के बारे में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना करी गई थी तथा इसका जो सचिवालय था 17 जनवरी 1987 को जो काठमांडू में स्थापित किया गया था। और सार्क के 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 8 इसके सदस्य देश हैं।
पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा गया कि जो पेनिसिलिन है इसका जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो आप याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा 1928 में। 1928 में जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वहीं जो मैडम क्यूरी थी, मैडम क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम का आविष्कार किया गया था। मैडम क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम का आविष्कार किया गया था 1898 में। वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा 1898 में। वहीं एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके की खोज करी गई थी। कब? तो 1796 में। 1796 में एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज करी थी। वहीं W.K. रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज करी गई थी। जो एक्सरे है इसकी जो खोज है W.K. रोएंटजेन के द्वारा कब करी गई थी? तो 1895 को। तो ये सभी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की आपको बताना है। इसमें से कौन सी जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है, उसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से तीनों, यानी कि कमायनी हो गया, आंसू हो गया, लहर, ये तीनों जो रचना है और ये जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहले संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो पहला संविधान संशोधन था यह किया कब गया था? ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो 1951 में। 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन किया गया था और इसी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे मूल संविधान में, हमारे मेन संविधान यानी कि हमारे मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी? टोटल जो है 8 अनुसूचियां थी जब हमारा मूल संविधान बना था। परंतु वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? आपको बताना है। मैक्सिको जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो मैक्सिको है किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको। यह चांदी के उत्पादन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है? प्रेशर यानी कि दाब का। तो दाब का एसआई मात्रक आपका पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल। भारत में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? भारत में कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक कौन सा होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में कृषि क्षेत्र का जो सर्वोच्च बैंक होता है यह नाबार्ड होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाबार्ड। तथा जो नाबार्ड है और इसकी जो स्थापना कब करी गई थी? 12 जुलाई, आप याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को एक कमेटी थी जिसका नाम था शिवरमन कमेटी। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर ही जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नाबार्ड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनामो का यह कार्य होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डायनामो। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर का जवाब आपको देना है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा,
वहीं अवतल लेंस की सहायता से हम निकट दृष्टि दोष का निवारण करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है आपका इस्तेमाल में लाया जाता है अवतल लेंस, वहीं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपका उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 को हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखिए। किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों, इस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेनापति इस समय था। वहीं किसके बीच ये हुआ था? तो सिराजुद्दौला। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य यह हुआ था, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा 23 जून 1757 को। तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था तथा इस प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की पराजय होती है, यानी कि सिराजुद्दौला हार जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ हमारे संविधान के स्रोत दिए गए हैं और ये किस देश से लिए गए हैं इनको दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो स्रोत है इसको हमने अमेरिका से लिया था, तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित है। प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, बिल्कुल सही है। संघात्मक विशेषताएं आपकी कनाडा से ली गई हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको जो है हमने जर्मनी से नहीं लिया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है भारत का, उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में बरसात देखने को मिलती है। तो यह किस कारण से होता है? तो यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा होता है। तो आज हमने 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका सेकेंड वीडियो हम अगले दिन अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।